ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपकी अभ्यास पुस्तिका वसंत भाग 2 का अध्याय 2 दादी माँ। तो अध्याय शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस अध्याय का एक मैं सार आपको समरी बता देती हूँ कि ये अध्याय जो है जिस भी लेखक ने लिखा है वो अपनी दादी माँ को याद करते हुए ये लेसन जो है वो लिखा है। और अब हम शुरू करते हैं। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। इस वाली इन 3 लाइंस के अंदर अगर हम देखें तो बीसों गर्मी मीन्स जो लेखक है उसकी एज क्या है, 20 ईयर्स है। और 20 ईयर्स के में उसने बहुत सारे जो सीजन्स हैं वो चेंज होते हुए देखे हैं, लेकिन उसका मन जो है हम कभी कभी ख़राब हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुझे मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो लेखक जो है वो एक हॉस्टल में रह रहा है। उसके शुभचिंतक मित्र मीन्स उसके जो फ्रेंड्स हैं, जो वो उसके मुंह पे तो क्या बोलते हैं उसको खुश करने के लिए कि अभी बहुत सारे वेकेशंस आने वाले, छुट्टियां मीन्स वेकेशंस आने वाले हैं, लेकिन जैसे ही वो दूर होते हैं उससे पीछे से पीट के उसके बुराइयां करने लगते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उनसे उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली सी छाया नाच उठती है। तो लेखक जो है वो अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचता है, फिर सोचता है चलो छोड़ो इसके बारे में, लेकिन फिर उसको क्या होता है अचानक उसके किसी की याद आ जाती है। किसकी याद आती है? वो है उसकी दादी माँ। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। तो क्वार के दिन मीन्स जो गर्मियों के दिन जब बारिश होने लगती है उनको कहते हैं। और वो अपने विलेज के बारे में सोचता है जब वहाँ पे चारों तरफ पानी भर जाया करता था। दूर से सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेउरा और बन प्यास की जड़ें और नाना प्रकार की वनस्पति घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। तो अब लेखक को अपने गांव की बातें याद आती हैं। गांव की बातों में उनसे अपने बरसात के समय की बातें जो हैं वो याद आती हैं। और क्या याद आता है कि चारों तरफ जब गांव में पानी भर जाता था तो डिफरेंट टाइप की ग्रास और जो रूट्स हैं वो सब आ जाती थी। और जब गर्मी बहुत पड़ती थी तो क्या होता था, पानी जो है वो गर्म होने लगता था, तो वो वहाँ पे सड़ जाती थी वो सब चीज़ें और उनकी एक अलग सी स्मेल आती थी। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाक से कूद रहे हैं। मीन्स जो आसपास में थोड़ा पानी भर जाता था और पौंड बन जाते थे उसके अंदर वो कूदते थे। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। तो इसके अंदर डिफरेंट जो मौसम है हिंदी में है, इसमें आषाढ़, आगहन और चैत जो क्वार, ये सब क्या है हिंदी के अंदर जो मंथ्स के नेम है वो हैं। और इन सब के अंदर स्पेशल जैसे आषाढ़ ऋतु में आम और जामुन जब आते हैं, सीजनल फूड, तब का मौसम है। और चिवड़ा और गुड़, चिवड़ा जो है वो पोहा है उसी को कहते हैं, गुड़ मीन्स जैगरी। और चैत के दिनों में लाई, लाई जो है वो रोस्टेड वीट होता है, राइस होता है और उसके साथ गुड़ खाते हैं। तो लेखक जो है वो बोलता है ये सब चाहे मुझे नहीं मिले तो भी मुझे अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बहुत बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था मतलब परेशान हो रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है।
थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ें नहीं थी। ज्वर तो जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा रात के 12 बजे के बाद। तो जो लेखक है वो बता रहा है कि जब वो छोटा था और झाग भरे जलाशय में कूदता था तो बीमार हो जाता था। उस टाइम पे उसे बीमार होना अच्छा लगता था, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता। क्यों? दिन में मैं चादर में लपेटा सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले पानी में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरे से सदा टपकता हुआ जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई। तो जब लेखक बचपन में बीमार होता था तो वो बता रहा है कि जब दादी माँ नहाकर आती थी तो क्या करती थी कि उनके साड़ी के किनारे पर एक भभूत यानी कि ऐश जो है वो लगी रहती थी, और वो ऐश जो है वो उसके मुंह में डालती थी, माथे पर यानी फोरहेड के ऊपर लगाती थी। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर पर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती, 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई है, तो कोई बीमार के घर सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाख प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। तो दादी जो है वो इस तरह से लेखक का ध्यान रखती थी जब वो बीमार हो जाते थे बचपन में। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गवई गांव जो उनके गांव का नाम है। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम और निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी। तो दादी जो है वो पूरे गांव के लिए काम करती थी बीमारी में उनको सही करने का। महामारी और विषासूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। तो जब भी कोई भी बीमारी शुरू होती थी तो दादी माँ जो है वो सुबह जल्दी उठती थी, नहाती थी और उसके बाद ये धूप, जल, गूगल जो है वो सब जला के घर की साफ़ सफाई किया करती थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले, चादर मीन्स बेडशीट और जो पिलो कवर है वो अगर चेंज नहीं किए तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे आया, अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकड़कर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन के मिक्सचर की शीशी तिताई के डर से बुखार भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो इस सब में जो लेखक है वो बता रहे हैं कि पहले उन्हें बीमार होना अच्छा लगता था क्योंकि उन्हें दादी माँ की देखभाल मिलती थी। अब भी वो बीमार होते हैं, उनके लिए खाना भी आता है, उनके लिए पानी भी आता है, डॉक्टर भी आता है उनको दवा देने, लेकिन अब उन्हें बीमार होना अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब उनकी देखभाल के लिए दादी माँ नहीं है, वो हॉस्टल में है। किशन भैया की शादी ठीक हुई, मतलब तय हुई, फिक्स हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सिर पर उठा लिया हो। पड़ोसी नाती बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहिना बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यों सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती है। विलंब मतलब देर हो जाती है अगर दादी माँ नहीं हो। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बाहरी निकसार मीन्स हमारा जो आंगन होता है, बरांडा होता है, उसके लिए। देखो पास के कोने में दुबकी रामी चाची खड़ी हैं। सोना होगा धन्नो, मैं सूद के आज दे दो। मेरी आँख में तो शर्म, तेरी आँख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी।
अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? तो एक रामी काकी नाम की चाची हैं उनकी, लेखक की, वो वहाँ पे खड़ी हुई हैं, जो गरीब हैं और उनको दादी माँ ने कुछ पैसे दिए हैं, वो उनसे पैसे वापस मांग रही है उन्हें धमका कर। दूंगी मालकिन, रामी चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? तो निस्तार मीन्स उसका उद्धार कैसे होगा? हट हट, अभी ना के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। प्रसंग मीन्स इंसिडेंट। एक दिन रास्ते में रामी चाची मिली। वह दादी को पूतो नहाओ दूधो फलों का आशीर्वाद दे रही थी। आशीर्वाद मीन्स ब्लेसिंग्स। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, उऋणी हो गई बेटा, मीन्स ऋणी हो गई हैं वो। किसकी? भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपए छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखो धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 रुपए के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता। किसके लिए बोल रही हैं ये? दादी के लिए, जो थोड़े दिनों पहले उनको डांट रही थी। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपए देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। अभिनय मीन्स वो नाटक करती हैं, प्ले करती हैं। यह प्राय एक कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरे भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात के जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने इस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा? लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। ब्रह्मा यहाँ भगवान के लिए बोला गया है। तो ये जो बोला गया है, इसके अंदर जब गांव में शादी होती है तो बारात जो है वो चली जाती है। बाद में औरतें मिलकर नाटक करती हैं, घर में प्ले करती हैं। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से ना हंस दूँ, भेद खुल जाएगा तो निकाल बाहर किया जाऊँगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींची। कहो दादी, यह कौन सा बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दो। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभयदान मिल जाता है। अभयदान मीन्स अगर उन्हें किसी से डर लगता है तो वो डर उनका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि दादी माँ उन्हें बचा लेती हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वाद्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते की जैसा नचाता है। मीन्स जो हमारे आसपास में जो परिस्थितियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, वो कैसे चेंज होती हैं। वाद्य चक्र मीन्स वर्लपूल जो है उसके लिए कहा गया है। इसे दादी खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। मतलब ये जो संसार है वो उन्हें धोखा मालूम होता था। घृणा करती थी वो संसार से। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बातें कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, कुकर मुत्ता जो है वो कहते हैं मशरूम्स को, मुंह में राम बगल में छुरी दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और भी डामाडोल कर दिया। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल्य संपत्ति व्यय की।
वह तो घर की तो थी ही नहीं। मतलब जो पिता हैं उन्होंने जो भी कुछ किया वो कैसे किया, पैसा उधार लेकर। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा पाल की शीत हड्डियों में घुस रही थी। तो ये जो है बहुत ज़्यादा, जब नवंबर दिसंबर में जब गर्मियाँ पड़ती हैं, सर्दियाँ पड़ती हैं सॉरी, उसके बारे में बताया है। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है पूछ, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया, चल चल धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन यानी बैंगल्स मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इन्हें सहेज कर रखा है, मीन्स उन्हें संभाल कर रखा है। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। आगा पीछा सोचने का मतलब उन्हें सारी परिस्थितियों को वो समझ जाते थे पहले से। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। देवी मीन्स जो गॉडेस है वो लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ा है, मीन्स आफ्टरनून हो गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उठकर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो अब आपकी समझ में आया, इस वाले लेसन के अंदर लेखक जो है वो अपनी दादी माँ को याद कर रहा है जो अभी मर चुकी हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।